उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि भारत को विकसित होना है तो यूपी को विकसित बनाना होगा। इसके लिए यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी दिया गया था। लेकिन जब आम आदमी ने यह सुना तो उसे लक्ष्य काफी बड़ा लगा। उसे लगा यूपी से ऐसी उम्मीद करना ज्यादती है, क्योंकि लोगों की याद में उत्तर प्रदेश तो बीमारू प्रदेश है, जो जनसंख्या में तो हाई है और आर्थिक विकास में लो। लेकिन अब ये स्टीरियोटाइप बदल चुका है। यूपी नंबर 1 है, देश के ऐसे प्रदेशों में शुमार है जिनका खर्च कम और आमदनी ज्यादा है। पुराने लोगों को सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। कमाई के लिए यूपी की तिजोरी कैसे छोटी पड़ने लगी, ये कैसे संभव हुआ, आइए समझते हैं। सैंतीस के आगे 10 जीरो। देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन घटना में उससे भी बड़े हैं। उत्तर प्रदेश की तिजोरी में सब खर्चा करने के बाद 37,000 करोड़ रुपए बच जाते हैं। ये करिश्मा है जो 2023 के वित्तीय वर्ष में हुआ है। जो उत्तर प्रदेश बीमारू था और बीमारू से हट करके आज देश का ग्रोथ इंजन बन करके विकास का अग्रणी पंक्ति पे खड़ा होकर के आगे दौड़ने लग गया। आप सर पर दौड़ने लग गया। अब कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू नहीं कहता है। अब लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश का मतलब देश के हर प्रश्नों का जवाब देने वाला उत्तर। बैंकर्स यहां पर जो आज लोन दे रहे हैं 1,32,000 करोड़, अनुमान करिए कितना, यानी जितना लोन आज हम यहां वितरित कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के कई राज्यों की वर्ष भर की बजट नहीं होगा इतने का, जितना आज हम लोन वितरित कर रहे हैं यहां पर। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यूपी का यह सच सामने आया है, जिसमें सरप्लस के मामले में गुजरात जैसे प्रदेश भी यूपी के पीछे हैं। 2018 में 7 साल पहले यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य दिया गया था। उसके 5 साल के भीतर योगी के उत्तर प्रदेश ने 37,000 करोड़ रुपए का सरप्लस रेवेन्यू स्टेटस पा लिया है। महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी राज्य व्यवस्था को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में बदलने का लक्ष्य रखा है। मैं आज आपके बीच एक और विचार रख रहा हूं। क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस बात की कंपटीशन शुरू हो सकती है? क्या दोनों में से कौन सा राज्य पहले ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? अब आपको कुछ ऐसे बयान दिखाते हैं जिन्हें सुनने के बाद इकोनॉमी और गवर्नेंस के बारे में आपका नजरिया बदल सकता है। हम इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, जनता के प्रति संवेदनशील प्रशासन होगा, गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता के इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। हम लोग जब बाहर जाते थे, लोग कहते थे कहां से आए हैं। अगर हम कह देते थे कि गोरखपुर से, तो भयभीत हो जाता था। लेकिन आज गोरखपुर ने इस मिथक को तोड़ा है। हम लोगों ने गोरखपुर को उस माफियागिरी से, उस अराजकता से जिसके लिए गोरखपुर बदनाम था, उससे उभारा है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि यही कार्य आज हमें उत्तर प्रदेश के अंदर करना है। कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे व्यापारी और बेटी की
सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे। जब ये बयान दिए गए थे तब किसी ने ये दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि इन बयानों के पीछे यूपी की आर्थिक उन्नति छिपी है। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाते ही विकास की गाड़ी फर्राटे भरने लगेगी। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली तो सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो रूल ऑफ लॉ पर काम किया, जीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनलिटी पर काम किया। आज आप विश्व भर में देखेंगे तो कोई भी देश, कोई भी प्रदेश जब तक कानून व्यवस्था उसका नहीं सुधरेगा तो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सोसाइटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती हैं। उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था की ऐसी नींव दी और उसमें 5 पिलर्स उन्होंने डिसाइड किया। ऐसा करने के लिए यूपी में दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बल तैयार किया गया। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 10 गुना कर दिया गया। पुलिस टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी गई। पुलिस ट्रेनिंग का सिस्टम क्षमता से 2 गुना कर दिया गया। पुलिस बल में महिला की हिस्सेदारी 20% कर दी गई। फॉरेंसिक, साइबर, टेक्नोलॉजी का नया सिस्टम तैयार किया गया। कोर्ट में मुकदमे की पैरवी का मल्टी लेयर सिस्टम भी नए सिरे से बनाया गया। एक, इन्वेस्टमेंट के लिए एक पूरा क्लाइमेट बना। 2, हमारा जो क्राइम था, एनसीआरबी का आप डेटा देखेंगे ओवर द इयर्स, स्लोली एंड ग्रेजुअली क्राइम जो है काफी हद तक नीचे आया। जो आज की तारीख में क्राइम रेट है विच इज पर 1 लाख पॉपुलेशन, वो अगर हम चेक करेंगे एनसीआरबी डेटा में तो वी आर 26th और 27th अमंग्स द स्टेट्स इन द कंट्री विच इज अ क्राइम रेट ऑफ मच लोअर नंबर देन क्वाइट अ फ्यू अदर मेजर स्टेट्स। ये एक बेसिक काम हुआ। फिर सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। हम आपसे कह सकते हैं कि जब प्रदेश ने 2017 देखा था तो हमारे प्रदेश में मोटा मोटा 2-3 एक्सप्रेसवेज थी। ये जरूर है कि एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बनना शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद पूर्वांचल बनी, उसके बाद बुंदेलखंड बनी, उसके बाद गोरखपुर लिंक बनी, NHAI ने अभी लखनऊ कानपुर बना रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे 45,000 करोड़ से अधिक का एक्सप्रेसवे जो है मेरठ से प्रयागराज का 2019 के कुंभ में डिक्लेयर किया, अब लगभग 94-95% बन गई है। वो भी अब पूरे होने जा रही है। अभी हाल में आपने देखा NHAI ने डिक्लेयर किया है गोरखपुर से शामली यानी एक तरह से फ्रंटियर एक्सप्रेसवे भी बनेगा। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि पूरे भारत में कुल जितना एक्सप्रेसवे है उसका 42% उत्तर प्रदेश में। 2047 में यूपी को विकसित बनाने के लिए 3 थीम पर काम चल रहा है, जिन्हें नाम दिया गया है अर्थशक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। यूपी में नोएडा जैसे जिले हैं जहां औसत प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा है, 10,20,000 रुपए। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में यूपी देश में नंबर 1 है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कनेक्टिविटी के साथ साथ पॉलिसीज की भी जरूरत थी। वी नाउ हैव अबाउट 33 पॉलिसीज ऑफ द स्टेट इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर दैट यू कैन थिंक ऑफ। एंड इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसीज में, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में, बाकी और क्षेत्रों की जो स्पेसिफिक पॉलिसीज है, सेमीकंडक्टर की है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हमारी सबसे अच्छी पॉलिसी आई है। अभी हाल में इलेक्ट्रॉनिक्स की पॉलिसी आई है, लेदर की पॉलिसी आई है। तो ये पॉलिसीज का भी जो है एक पूरा अपग्रेडेशन हुआ है। सोलर और CBG पॉलिसी आई है। आज हम CBG में देश में सबसे नंबर 1 पर हैं। तो ये पॉलिसीज जब आई और 2018 से इन्वेस्टर समिट हुई, फिर ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, फिर 2023 में इन्वेस्टर समिट हुई है, इसका भी बहुत अच्छा लाभ मिला है। धार्मिक टूरिज्म को दुनिया के पर्यटन मैप में लाने, कुंभ जैसे आयोजन से होने वाली कमाई ने प्रदेश के रेवेन्यू वर्टिकल में बड़ा बदलाव किया है। अब यूपी का लक्ष्य 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। 8,10,000 करोड़ का बजट है। ये पूरे देश में सबसे बड़ा बजट है। हम और बड़े बड़े प्रदेश जो है महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, बाकी और प्रदेशों से भी आगे चले गए हैं। लेकिन इस बजट को फंड करने के लिए जो पूरा काम किया गया है रेवेन्यू साइड में,
वो भी जो है लीकेजेस जो रोके गए हैं, नए एवेन्यूज पाए गए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। उसमें मैं आपको बता दूं, चाहे वो एक्साइज में हो, जहां 13-14 हजार करोड़ था, आज 55 हजार करोड़ से ज़्यादा का एक्साइज आता है। जहां माइनिंग में बहुत कम आता था, आज जो है माइनिंग में 10 टाइम्स करीब रेवेन्यू आ रहा है। जहां ट्रांसपोर्ट में बहुत कम रेवेन्यू आता था, वहां पर भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी अच्छा रेवेन्यू अब प्रदेश को मिल रहा है। और जीएसटी में, हालांकि जीएसटी इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूपी इज डूइंग वेल, एंड जो हमको शेयर मिलता है उसमें भी हमको जो है एक अच्छा फायदा मिला है। तो वी हैव बिकम अ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। हर स्तर पर सुधार का नतीजा है कि यूपी को वो दिन नसीब हुआ जो भारत के विकसित होने की दिशा में बहुत जरूरी था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर जिले में मेडिकल कॉलेज जैसे कदम यूपी को बेहतर दिशा में ले जा रहे हैं। बदलाव आने की शुरुआत, मैं तो यूं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में, और जब उन्होंने कहा कि भाई हमारा हिंदी हार्टलैंड अगर जब तक सही दिशा में नहीं चलेगा, सही आर्थिक प्रगति के रास्ते पर नहीं चलेगा, आप उनकी शुरुआत की पश्चिमी राज्यों के समकक्ष नहीं आते हैं, तब तक हमारा देश विकसित नहीं होगा। है कि जो टैक्स कलेक्शन होता था वो भी कम होता था। दूसरा कि पिछली सरकारों में टैक्स का और नॉन टैक्स रेवेन्यू का लीकेज बहुत ज़्यादा होता था। उनके अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग गुंडे, मवाली और ठेकेदार हुआ करते थे, जो सरकार की तिजोरी में आने वाले पैसे को अपनी तिजोरी में, अपने पॉकेट में ले जाते थे, और उससे वो 50-50 गाड़ियां लेकर के, 25-25 बंदूकें लेकर के माफियागिरी करते थे। तो इन सारी चीज़ों पे जब रोक लगी है, तो एक तो हमारी प्रोडक्शन की, टैक्स जनरेशन की इकाइयों में वृद्धि हुई है, व्यापार बढ़ा है, उद्योग बढ़े हैं, हमारी इनएफिशिएंसी कम हुई है, हमारा जनरेशन कम हुआ है, और साथ ही उसका लीकेज कम हुआ है। तो निश्चित रूप से हम रेवेन्यू सरप्लस हो गए हैं। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य और भी बीमारू होता जा रहा है। झूठ और फसाद और लोगों को भ्रमित करना और लोगों को ठगने का काम ये सरकार कर रही है। सरकार के नारे तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये हो रहा है, बीमारू राज से बाहर आ गए। अब बीमारू राज से बाहर आ गए हैं, कितना आ गए हैं इसके बारे में तो हम कोई दावा नहीं करेंगे। और चमक धमक काफ़ी बड़ी है, सड़क बनी है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उनसे जो भी रेवेन्यू आ रहा है, चीज़ें आ रहा है, वो सरकार के खजाने में ज़रूर ला रहा होगा पैसे। और रही बात असमानता बहुत है। अभी भी 15 करोड़ लोग राशन फ्री में ले रहे हैं और सरकार ही देती है। जी हाँ, सबसे पोटेंशियल राज्य। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? इसके लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। उस दौर में जब कहते थे कि उत्तर प्रदेश की सीमा वहाँ से शुरू होती है जहाँ से टूटी सड़कें मिल जाएं। उस दौर में जहाँ उत्तर प्रदेश में अपहरण एक उद्योग हुआ करता था, और उस दौर में जहाँ लोगों को काम के लिए बम्बई, कलकत्ता या फिर झरिया जाना पड़ता था। यानी यूपी की दिक्कत कनेक्टिविटी, कानून व्यवस्था और काम थी। इन सब चीज़ों से निजात पाकर के उत्तर प्रदेश ने वो कर दिखाया जो अकल्पनीय लगता है। तो यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस है, लेकिन किसी भी इकोनॉमी में डेमोग्राफिक डिविडेंड मानी जाती है। पीएम मोदी और सीएम योगी इस थ्योरी पर बहुत विश्वास करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी ने हिंदुओं की आबादी पर इतिहास का एक पन्ना खोला है, स्वदेशी अर्थव्यवस्था के महत्व को भी समझाया है। कहते हैं भारत में जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए। यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे।
विदेशी दास्ता ऐसे ही होती है। इस देश पे वही किया गया, इस देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया।